हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर आईएएस। क्रेजी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। सो हियर वी आर विद द करंट अफेयर्स ऑल इन वन ऑफ 23 अप्रैल 2020। सॉरी फॉर बीइंग लेट। कई बार ऐसा हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस, बट नाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। और आप में से अगर एक दो लोग भी जब तक इसको जेन्युइनली देखते रहेंगे, या मार्क माई वर्ड जेन्युइनली, और मतलब फ़ायदा आपको मिलता रहेगा, एंड दैट आई विल कम टू नो फ्रॉम योर फीडबैक। तो तब तक ये इनिशिएटिव चलता रहेगा। एंड धीरे धीरे इसमें और भी एडिशंस करते जा रही हूँ मैं। और जैसे जैसे आप देखोगे कि मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं उन सबको, मतलब कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये चीज़ की गारंटी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। और ये चीज़ ऐसी आप कभी भी देखो, आप इसको बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपने करंट अफेयर्स देख भी लिए तो इट वोंट बी हार्मफुल अगर आप इससे रिवाइज कर पाओ तो पहली न्यूज़ जो थी ये थी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया विद्यादान 2.0 ऑन दीक्षा। तो इस प्लेटफॉर्म का जो मेन एम है वो है ई लर्निंग कंटेंट को कंट्रीब्यूट करना और बच्चों को हेल्प करना कि उन लोग अपनी लर्निंग कहीं पे भी और कभी भी कर सके कंट्री में। वही चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप कभी भी कहीं पे भी अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इट इज़ टू इंटीग्रेट बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और ये विद्यादान 2.0 जो है ये किस लिए है, ये अकेडमिशियंस, ऑर्गेनाइजेशंस और ई लर्निंग कंटेंट को साथ में लेकर आने के लिए है। और इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो अपने कंटेंट को वीडियोस के फॉर्म में और असेसमेंट्स, लेसन प्लान्स और क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। दीक्षा क्या है, ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया था और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स लर्न कर सकते हैं और ख़ुद को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था टू फिक्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ फॉर फॉस्फेटिक पोटैशिक फर्टिलाइजर्स। तो ये याद रखना कि पोटेशियम और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को दे रही है एट सब्सिडी रेट्स। ओके, और इस सब्सिडी को गवर्न कौन करता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंडर फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट यूरिया जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट्स पे। और खासकर ये जो स्कीम है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, सल्फर और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। ओके, अब यूएन ऑफिस जो है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, उसने लॉन्च किया है लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज अंडर एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है ये स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए है ऑन इश्यूज सच एज मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम, जेंडर बेस्ड वायलेंस, करप्शन। ठीक है, और ये जो एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव है इसी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने लॉन्च किया था टू टीच नेक्स्ट जनरेशन अबाउट क्राइम प्रिवेंशन एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स अंडर लॉ। ओके, अब एक और टेस्ट आया है कोविड-19 का, जिसको CSIR IGIB साइंटिस्ट ने डेवलप किया। इसका नाम है फलूदा। फलूदा भी आ गया मार्केट में, देख लो अब कोविड जो ना कर दे। और IGIB क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी अंडर CSIR ये टेस्ट लेकर आए हैं। और इसका एक्चुअली में नाम ये खाने की डिश पे नहीं है, ये एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है इन द स्टोरीज ऑफ फिल्म मेकर सत्यजीत रे। तो उस डिटेक्टिव कैरेक्टर के नाम पे इसका नाम फलूदा है। ओके, और इसका जो टोटल टाइम है वो 1 घंटा है। और ये इसको करने का तरीका सेम ही है, लाइक दैट ऑफ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो RT-PCR टेस्ट ये याद रखना, ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ही किया जाता है। ये फेक किट्स है ना, चाइना वालों ने जो भेजी थी वो मतलब 15-20 मिनट वाली, तो वो मतलब अभी वही है कि उनकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो मेन जो टेस्ट अभी किया जा रहा है वो यही है, RT-PCR। इसमें क्या करते हैं, RNA जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट करते हैं DNA में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में। और ये जो है फेलूदा ये यूज़ करता है कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 सिस्टम। और ये पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग द नेम बिकॉज आई कांट कंट्रोल दैट
ओके, थोड़ा सा हिलेरियस हो रहा है वो। इज सो दिस टेस्ट इज़ मच चीपर एंड फीजिबल। और जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जीन्स होते हैं, दे कंटेन द बायो इन्फॉर्मेशन दैट डिफाइंस एनी इंडिविजुअल। तो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हाइट, स्किन, हेयर कलर से लेकर आपके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी जो होते हैं वो जीन से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जीन एडिटिंग की बात की हमने, तो जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस9 आपने कई दफ़ा पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार गूगल करके सर्च करके इसका जवाब ज़रूर दीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल सिस्टम, ओके। Now, next news is that PV Sindhu has been named as the ambassador in the Badminton World Federation campaign I am Badminton. बिलीव करो कि मतलब हर तरीके की न्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई है ताकि आपको कहीं भी नहीं जाना पड़े, ओके। तो ये कैंपेन जो है आई एम बैडमिंटन, ये बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए है, टू एडवोकेट एंड कमिट टू ऑनेस्ट एंड क्लीन प्ले, ओके। मिस सिंधु जो पीवी सिंधु जो है वो पहली इंडियन है जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन बनी। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की। ये 1934 में फाउंड की गई थी और इसको रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, जिसका मतलब क्या है कि वन कैन एंटर ओलंपिक्स थ्रू गेम्स ऑफ BWF ऑल्सो। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में खेल के भी आप ओलंपिक्स में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट नासा ने कहा है एयर पोल्यूशन इन इंडिया एट 20-year लो। तो अब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ओके। तो 2020 में जो इसका आया है काउंट, वो सबसे कम रहा है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ 2016 to 19। होता क्या है AOD, ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एयरबॉर्न पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो जब एरोसोल्स सरफेस के ज़्यादा करीब होते हैं, मतलब वही पोल्यूटेंट्स वगैरह जो होते हैं सरफेस के ज़्यादा करीब होते हैं, तो ऑप्टिकल डेप्थ अगर एक या एक से ज़्यादा आती है तो उसका मतलब हेजी कंडीशंस हैं, ओके। और ये मेजर क्या करता है, एक्सटिंक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जैसे AOD बढ़ता है, ऑप्टिकल एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बढ़ती है, तो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ लाइट बढ़ जाता है, ओके। तो मतलब उस टाइम पे ज़्यादा है पोल्यूशन और एरोसोल्स ज़्यादा हैं, ओके। पैटर्न्स जो थे उनको ऑब्जर्व किया गया था बाय द मोडीज मॉडल, ओके। मोदीज नहीं है, मोडीज मॉडल है। और ये क्या है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ओके। एरोसोल्स क्या होते हैं, ये वो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, नेचुरल इवेंट्स हो गए जैसे डस्ट स्टॉर्म्स, फायर्स वगैरह, ओके। नाउ लेबनान इज़ द फर्स्ट अरेबिक कंट्री टू लीगलाइज marijuana कल्टिवेशन, ठीक है। इसको मैरिजुआना नहीं मैरिजुआना प्रोनाउंस करते हैं, ओके। एंड इन ऑर्डर टू बूस्ट दी एक्सपोर्ट ऑफ marijuana इन्होंने लीगलाइज किया हुआ है। तो कैनबिस प्लांट जो होता है उसको इलीगली फार्म किया जाता था लेबनान में इन दी फर्टाइल बेका वैली। तो ये बेका वैली अगर कभी पूछा जाए मैप वगैरह में तो याद रखना कहाँ पर है, लेबनान में। लेबनान कहाँ पे आता है, आपका मिडिल ईस्ट अरेबिक कंट्री, ओके। अब इसकी लोकेशन हम लोग मैप में भी देख लेंगे। तो अब इस कंट्री ने marijuana को लीगलाइज कर दिया है फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल पर्पस टू कोप विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अभी कोविड की वजह से जो इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। और ये चीज़ याद रखना कि कैनबिस प्लांट जो होता है, जो ओपियम के लिए ओपियम प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो इन मेन रीजन्स में ग्रो किया जाता है। एक तो लेबनान हो गया, इसके अलावा जो दो रीजन्स हैं वो हैं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल में आपका आता है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, और ये मिलता है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रुआक एंड मेकोंग रिवर। और क्रिसेंट जो है वो है आपके ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और ये साथ में क्रिसेंट शेप बनाते हैं मैप में, इसलिए इसे गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे मैप देख लेते हैं। तो जो अपर लेफ़्ट साइड पे है आपके, वो लेबनान की सिचुएशन है। तो ये याद रखना कि लेबनान में ये पूरा देखो बीच में जो रिवर जा रही है बेका वैली है, और यहीं पे इसको फार्म किया जाता है कैनबिस को। और इसके वेस्टर्न साइड पे मेडिटेरेनियन सी आता है। इसकी सिचुएशन याद रख लो लेबनान की। केवल दो कंट्रीज़ इसको सराउंड करती है, मेडिटेरेनियन में पहली बात तो ओपन करता है, और दो कंट्रीज सराउंड करती है, इजराइल और सीरिया। इजराइल इसके साउथ में आता है और सीरिया इसके ईस्ट और नॉर्थ में आता है, ओके।
और नीचे देख लो, आपको प्रॉपर लोकेशन दिख जाएगी कि कहाँ पर है। ये जो नीचे कलर्ड मैप है इसमें आपको लेबनान दिख जाएगा, छोटा सा है, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, और आपको आसपास की लोकेशन समझ में आ जाएगी। और अब आपके राइट साइड में देखिए तो स्क्रीन में गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का आपको दिख रहा होगा। क्रीसेंट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, और गोल्डन ट्रायंगल में आपका म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। ओके, यहाँ वियतनाम भी लिखा है, लेकिन मेनली ये 3 कंट्रीज़ को काउंट किया जाता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया है कसोवाल परमानेंट ब्रिज अक्रॉस रावी रिवर। अभी कल हमने एक और डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एक और ब्रिज अभी बीआरओ ने अभी अभी कंप्लीट करी अरुणाचल प्रदेश में। आप मुझे उसका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसका नाम क्या था। ओके, और रावी रिवर पे इसको बनाया गया है कसोवाल परमानेंट ब्रिज को। और ये किस लिए है, ताकि पंजाब फार्मर्स जो हैं उनको हेल्प किया जा सके कि वो अपने हार्वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसको प्रोजेक्ट चेतक के अंडर बनाया है। रावी रिवर जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इसको इरावती भी कहते हैं। इसकी राइपेरियन स्टेट्स हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, और नॉन राइपेरियन स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो है वो देख लेते हैं। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इसको साइन किया गया था कराची में। तो इसके जो वेस्टर्न, अब इसमें 6 नदियाँ आती हैं। ओके, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसके ऊपर इंडिया को फुल राइट्स दिए हुए हैं, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान को दी हुई हैं। ओके, तो आपको मैप में भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज अप्रैल 23rd इज सेलिब्रेटेड एज इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड ऑल्सो स्पेनिश लैंग्वेज डे। और इसके अलावा अभी हमने चाइनीज़ लैंग्वेज डे भी देखा था अप्रैल 20 को। और दूसरे लैंग्वेजेस जो यूएन की हैं उनमें उन सब के डेज़ मनाए जाते हैं। दिसंबर 18 अरेबिक लैंग्वेज डे, जून 6 रशियन, एंड मार्च 20 इज़ फ्रेंच लैंग्वेज डे। ओके, अब नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1985 का एक्ट है, एंड इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, कल्टिवेट, पोजेस, परचेज, स्टोर, ट्रांसपोर्ट और कंज्यूम नारकोटिक ड्रग्स। तो इलीगल ड्रग मार्केट में जो अब इशू क्या है, मेन चीज़ कि जो ड्रग्स हैं उनको एडल्टरेट या मिक्स किया जा रहा है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में, ताकि जो वेपराइजिंग रेट है हीरोइन का उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसके लिए इन लोग चॉक पाउडर, जिंक ऑक्साइड और दूसरे चीप चीज़ें मिला देते हैं, इम्प्यूरिटीज़ मिला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि क्वांटिटी जो है बैंड ड्रग मिक्सचर की वो डिसाइड करेगी कि पनिशमेंट क्या देना है, उसकी प्योरिटी नहीं डिसाइड करेगी। ओके, मतलब बैंड है तो उसकी क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट डीआरडीओ मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो ये एक लैब नहीं खोली गई है, इसको 15 दिन में बना दिया गया है, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब, और इसको डीआरडीओ ने बनाया है विद ईएसआईसी हॉस्पिटल इन हैदराबाद। और इसका जो बायोसेफ्टी लेवल है वो 2 और बायोसेफ्टी लेवल 3 है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। टोटल 4 तरीके के सेफ्टी लेवल्स होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स में। जो फर्स्ट लेवल होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स को स्टडी करने के लिए होता है। इसमें कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट या डिज़ाइन फीचर की ज़रूरत नहीं होती है। बायोसेफ्टी लेवल 2 जो होता है वो मॉडरेटली इन्फेक्शियस एजेंट्स को स्टडी करने के लिए होता है। इसमें हैंड वॉशिंग किट्स, ऑटोमेटिक क्लोज होने वाले डोर्स, और एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे लॉक हो जाएं, और आई वॉशिंग स्टेशंस होने ज़रूरी हैं। बायोसेफ्टी लेवल 3 जो होता है इसमें कंट्रोल्ड और डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, और इसमें ऐसे इक्विपमेंट होना ज़रूरी है जो कि लेबोरेटरी वेस्ट को डिकंटामिनेट कर सकें, और इंसिनरेटर्स होना भी ज़रूरी है। ओके, और बायोसेफ्टी लेवल 4 क्या होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एरोसोल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का, और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस को एग्जामाइन करते हैं जिनकी वैक्सीन्स अभी तक नहीं बनाई गई है, और इन लैब्स को एक्सेस करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग चाहिए होती है। ओके,
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर्स इन स्कूल्स लोकेटेड इन स्केड्यूल्ड एरियाज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे अभी क्या हुआ था कि जो आंध्र प्रदेश बेंच थी, उन्होंने 2000 में एक ऑर्डर दिया था कि 100% रिजर्वेशन दिया जाए ट्राइबल टीचर्स को। तो इसको चैलेंज किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो ऑर्डर आया था आंध्र प्रदेश बेंच का, उसमें ये भी था कि 33% विमेन को दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये चीज़ परमिसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, क्योंकि इंदिरा सोनी केस जो हुआ था 1992 का, उसमें स्पेसिफाई किया गया था 50% रिजर्वेशन मैक्सिमम आप दे सकते हो। ओके, और इसका दूसरा नुकसान क्या है, एक तो चलो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो पहले की जजमेंट है उसके हिसाब से वैलिड नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप एक क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, जबकि दूसरी क्लासेस को आप पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर रहे हो। तो जो स्केड्यूल्ड कास्ट हो गई और ओबीसीज हो गए, जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको भी नहीं मिलेगा। ओके, और इसमें कौन कौन से राइट्स इफेक्ट होंगे? पहले तो आर्टिकल 51 ए के अंडर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड परसुएट ऑफ चॉइस, फिर आर्टिकल 14 के अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 15(1) के अंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स, क्योंकि आप जैसे बताया एस सी ओ बी सी को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो उनके अगेंस्ट। आर्टिकल 16 के अंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इसके अलावा जो राइट ऑफ ओपन कैटेगरी है उसके ऊपर भी ये इम्पिंज करेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ नूर सैटेलाइट। तो ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है, रिसेंटली इसको ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने लॉन्च किया था। ये उनका पहला मिलिट्री सैटेलाइट था। जो ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, ये वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस की एक ब्रांच है। और ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट में गया था ऑन टॉप ऑफ अ मल्टी स्टेज कासेद रॉकेट। तो कासेद क्या है, ये 2000 पाउंड का ईरानियन डेवलप्ड स्मार्ट बॉम्ब है। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस। तो अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, और इसमें अगर इंडिया स्पेसिफिक देखें तो जो रेमिटेंसेस इंडिया के हैं वो 23% गिर जाएंगे। लास्ट ईयर जो थे वो 83 बिलियन डॉलर थे, जो कि ग्लोबली मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंसेस हमारे इंडिया में ही आते हैं, 12% ऑफ ग्लोबल फ्लो। और इस साल जो है वो 64 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। उसकी वजह है कोरोना वायरस पेंडेमिक, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आ गया है। और याद रखना, इंडिया इज़ द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। और जो ग्लोबली रेमिटेंसेस हैं वो 20% अभी डिक्लाइन होंगे ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। और प्रोजेक्टेड जो फॉल है इट इज़ किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी वेजेस और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी उसमें गिरावट आ गई है। और यही माइग्रेंट वर्कर्स ही जो हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, अगर कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस होस्ट कंट्री में आ जाता है तो। ठीक है, और रेमिटेंसेस वैसे सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं कंट्री के लिए? क्योंकि जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे वो पॉवर्टी को एलिविएट करने में, हटाने में हेल्प करते हैं, वहाँ के न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं, एजुकेशन में हायर स्पेंडिंग हो पाती है, और जो डिसएडवांटेज हाउस होल्ड होते हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर भी कम होता है इनकी वजह से। तो ये एक वाइटल सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर रीजन में कितना कितना परसेंट डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो साउथ एशिया में 22% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और इंडिया में 12%। ना वर्ल्ड हंगर मैप। तो अलीबाबा क्लाउड जो है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म है अलीबाबा की, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में काम कर रही है टू डेवलप डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप। तो ये मॉनिटर करेगा ग्लोबल हंगर और ऑपरेशंस को टू एंड द स्काउच बाय 2020, जो कि एक यूएन का एसडीजी है, हंगर को ख़त्म करना। और इट ऑल्सो एम्स टू बूस्ट एफिशिएंसी ऑफ इंटरवेंशंस एंड शॉर्टन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम्स। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये याद रखना, फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूएन की, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को एड्रेस करती है और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। और ये मेंबर है यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का, और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट है। 1961 में आया था WFP, एंड इट परसूज अ विजन ऑफ द वर्ल्ड इन विच एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड हैज़ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द फूड नीडेड फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। ओके, और अब
ये चीज़ आई है, एक्सपर्ट्स का कहना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जूनोसिस। जूनोसिस क्या है कि इट इज़ द नेम गिवन टू द डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये नया नहीं है, जो जानवरों से इंसानों में आती है बीमारी। तो ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया एक्सेट्रा, ये सब जूनोसिस हैं। तो अब यूएनईपी जो है उसके अकॉर्डिंग 60% ह्यूमन इन्फेक्शस डिजीज़ेज जो हैं वो एनिमल से आती हैं, और जो 75% अभी इमर्जिंग डिजीज़ेज़ हैं अभी जो आती जा रही हैं, एबोला, HIV, एवियन फ्लू, जीका, सार्स, ये सब एनिमल से आई हुई हैं। तो जो ऐसी डिजीज़ेज़ हैं इनका इमर्जेंस एसोसिएट किया जाता है जो एनवायरमेंटल चेंजेस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट और दूसरे हैबिटेट्स। और एक्सपर्ट्स के अनुसार जो करोना वायरस है ये भी एनिमल वर्ल्ड से ही आया है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल रही है जिसकी वजह से ये वायरस इंसानों में आ गया है। और स्पेशलिस्ट ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसी पेस पे कंटिन्यू करती रहेंगी तो ऐसे कई सारे दूसरे पेंडेमिक्स इसी नेचर के फ्यूचर में और ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, ना रेलेवेंस ऑफ विलेजेस। तो कोविड-19 बहुत ही प्यारा आर्टिकल था ये। कोविड-19 क्राइसिस जो है अब उसको इंस्पायर करना चाहिए सोसाइटी और गवर्नमेंट्स को टू रिव्यू पास्ट डेवलपमेंट पॉलिसीज़ पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द रूरल एरियाज़। तो जो विलेजेस का खुद का एक सिग्निफिकेंस था वो अब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, और ये चीज़ अभी इस क्राइसिस में देखने को मिली है, और उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो डेवलपमेंटल कोर्स जो है वो खासकर चेंज हुआ है 1990s के बाद में। तो गवर्नमेंट को जो था वो एक फैसिलिटेटर देखा जाने लगा था फ्री मार्केट इकोनॉमी में, और प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ इंजन की तरह कंसिडर किया गया था, जिसकी वजह से स्टेट का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर श्रिंक हो गया था। और हेल्थ और एजुकेशन जैसी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये भी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोल दी गई थी। मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ द बिगर पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जिसकी वजह से ये जो पब्लिक गुड्स हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, और कई सारे स्टेट्स जो थे उन्होंने परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर देना बंद कर दिए थे डॉक्टर्स और टीचर्स को, जिसकी वजह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क पड़ा था। और जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी और डिग्निटी कम होती है, ऐसी जगहों पे काम करना रूरल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा था। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें तो हुई, ये सब डेवलपमेंटल डिस्कोर्स था, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो अब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता था हेल्थ और एजुकेशन में पहले किया जाता था, तो उसके लिए जो गांव होते, विलेजेस होते हैं, उनको वायबल साइट्स की तरह नहीं देखा जा रहा था। ओके, और बेसिक एमिनिटीज़ जैसे थी रनिंग वाटर देना, इलेक्ट्रिसिटी देना और नौकरियां देना रूरल लोगों को, वो मतलब ये कंसिडर किए जाने लगा कि अगर ये सिटी में ये लोग आ जाएं तो फिर भी ये सारी चीज़ें देना ईजी है। मतलब गांव में प्रोवाइड करने की जगह खुद कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा था कि लोग सिटी की तरफ मूव करें, और विलेजेस को ये कंसिडर किया जाता था कि अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है अदर देन बिकमिंग अ कॉपी ऑफ द अर्बन और इवेंचुअली डिजॉल्विंग इनटू इट। यानी कि जैसे अर्बन रहेगा वैसे ही विलेजेस को कॉपी करना है और फिर उन्हीं की तरह बन जाना है, जिसकी वजह से रूरल लाइवलीहुड पूरी तरीके से श्रिंक होती जा रही थी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो हेल्थ और एजुकेशन टाइप के सेक्टर में बहुत डिस्क्रिमिनेटरी फंडिंग होने लगी, मतलब अर्बन सेक्टर में अब ज़्यादा देने लगे, तो जिसकी वजह से विलेजेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होती गई। और दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ वास्ट स्लम्स। तो मेगा सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्लम्स वगैरह बढ़ गए जिनको नॉर्मल समझा जा रहा था, और मतलब कि आप इससे बच नहीं सकते, ये तो होगा ही होगा, ये मान लिया जा रहा था। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी विलेजेस में वो घटती जा रही थी। एग्रीकल्चर जिसको अभी तक मेन सोर्स माना जाता था लाइवलीहुड का विलेजेस में, अब वो प्रॉफिटेबल नहीं माना जा रहा था, और यंग लोग जो थे वो सिटीज़ की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर स्टैगनेट होता गया। इसके अलावा विलेज हैंडीक्राफ्ट्स भी डिक्लाइन हो गए। क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टेट से मिलता था और उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दिया। और लॉस ऑफ ग्राम स्वराज, तो जो विलेजेस की खुद की कैपेसिटी थी अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट करने की, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज का यूज़ करने की, उन्होंने वो अपनी कैपेसिटी भी खो दी। ओके, और इसका इम्पैक्ट क्या, अब पैंडमिक का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखो,
तो इश्यूज़ जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब रूरल इश्यूज़ हैं, उनको ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है। आपने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, आपने सोचा भी नहीं कि वहाँ के जो माइग्रेंट यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको आपने ही एनकरेज किया है, आपने उनके बारे में सोचा ही नहीं, उस उन इश्यूज़ को आपने ओवरलुक कर दिया। एंड सिटीज़ कुड नॉट ऑफर प्रोटेक्शन टू रूरल इमिग्रेंट्स, उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाया। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द अनसस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ द पोस्ट 1991 डेवलपमेंटल मॉडल, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो आर्टिकल था, ये थोड़ा सा उस फेलियर को दिखा रहा था, और बहुत ही प्यारा आर्टिकल था। अगर कभी भी आपके ऊपर विलेजेस के सिग्निफिकेंस एंड व्हाट रूरल इंडिया मेंट और इन सब के ऊपर आता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें कोट कर सकते हैं। आप कोरोना का जो अभी असर रहा है, जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हुए, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब जगहों पे आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ओके। कुल मिला के अब इसका लेकिन वे अहेड क्या हो सकता है, तो वापस से डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी लेकर आए भाई। ग्राम स्वराज गया तो उसी को अब वापस मोटिवेट किया जाए, रूरल इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को रीजनरेट करना, और एग्रीकल्चर को भी अपना प्रोमिनेंस देना पॉलिसी मेकिंग में। जैसे आप चाहो तो अलग से एग्रीकल्चरल बजट बना सकते हो, और रूरल लोगों को आप अलग से स्किल दे सकते हो, ओके। नाउ फेसबुक रिलायंस की अभी डील हुई है, जियो डील हुई है, उसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो फेसबुक ने परचेज किया नियरली 10% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज डिजिटल बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी है, इट हैज़ कम टू द सेम प्लेटफॉर्म एज इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर, ओके। और इससे फेसबुक की जो फॉर्मल एंट्री है टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, वो हो गई है। और इसने फेसबुक को बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरह लाके खड़ा कर दिया है इंडिया के टेक्नोलॉजी स्पेस में। इसके पहले सॉफ्ट बैंक, अमेजन और गूगल भी थे, जिन्होंने कई डॉलर्स लगाए हुए थे इंडियन स्टार्टअप्स में और फिर अपने खुद के वेंचर्स में भी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो अरेंजमेंट रहेगा रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक और व्हाट्सएप में, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था इन लोग के लिए टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर होम्स बाय ट्रांजेक्टिंग विद जियो मार्ट यूजिंग व्हाट्सएप। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें इकट्ठा आ जाएंगी, तो वो भी आपको आगे जल्दी देखने को मिलेगा। और इससे एक और फ़ायदा है, रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप करके फेसबुक जो है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सकता है। तो अभी तक मतलब काफ़ी इनका क्लेश चल रहा था व्हाट्सएप पे वगैरह को लेकर, तो उसमें भी अब ये नेविगेट कर सकता है। और इससे पहले फेसबुक ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो में 2019 में, और एडुटेक कंपनी अनअकैडमी में, ओके। अन अकेडमी तो आपको पता ही होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ 23 अप्रैल। मैं फिर से कहूँगी, अगर आपने करंट अफेयर्स देखा भी है तो आप इसको रिवाइज इजीली कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, मतलब आगे आपको कभी करना हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी स्पीड पे ही सुनो, हाँ हो सकता है मैं कहीं बीच में बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ या कुछ सेंसलेस हमने कुछ बात की हो या क्या, तो आप वहाँ पे चाहें तो स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, इसमें आप ही का ही फ़ायदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे क्रेजी। थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी फ़ायदा मिले, ओके। दैट इज़ ऑल, हैव अ नाइस डे।